अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः पौष कृष्ण षष्ठी दिनांक 13 जानेवारी 2023 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छद्मुनि तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। यक्षाक्ष फेनिल रसो नकुटत्रयोगरा कटुत्रयोगरा राजीवरांघ्रि बकुल लकुचाम्ब पिष्टम काया छाया विशोषितमिदं नरवारि घृष्टम सर्पापहं सरसमंजनम सरसमंजन तत्त्रिवाराम। तो यक्षाक्ष यानी कुबेराक्ष यक्ष वटवृक्ष की छाल मुझे कुबेराक्ष लगता है। फेनिल रिठा गिरिजा बहेड़ा रसो नकटुत्रय उग्रा वचा राजी सर्षप श्वेत अपराजिता वरांघ्रिकूल बकुलम लाल सरसों श्वेत अपराजिता मोलेसरी की छाल। इन सबों को पारद संभाग मिलाकर बड़हर के रस के साथ घोट कर तथा छाया में सुखाकर गोलियां बना ले। इस गोली को मनुष्य के मूत्र के साथ पीस कर 3 बार अंजन लगाने से सर्प का विष नष्ट हो जाता है। ये अंजन के लिए, सर्प विष के अंजन के लिए आया है। और नरुमूत्र में अंजन करना है। ठीक है, देखते हैं। पिशाच पंचवर्णस्य बीजं मूलं पुनर्नवात् देवदाल्यः फलं मूलं मूलं च विषपर्णतः पेषितं नरं मूत्रेण सर्वथा अहिविशापहम्। पिशाच यानी कि बेहड़ा।
पंचवर्ण बीज, धतुरा बीज, पुनर्नवा की जड़, देवदाली तथा मूल, विषपर्ण, शोषक या विलेप। भारत में एक भाग मिलाकर मनुष्य के मूत्र के साथ घोटकर भट्टी बना ले, उसमें से भट्टी, इसको मनुष्य के मूत्र के साथ ही घिसकर आंजन करने से सर्प विष नष्ट हो जाता है। विषपर्ण क्या है? घोषक या विलेप, विच्छेदी। घोषक तो ये कड़ू घोसाड़ इस प्रकार का है। प्रचलन में तो कुछ है ही नहीं। कपित्त पंचकं नीरम रसम चाखु विशापहम। कपित्त पंचक उसका जल इन सबों का चूर्ण तथा पारद भस्म एक भाग मिलाकर उचित मात्रा में सेवन करने से तथा लेप करने से मूषक का विष नष्ट हो जाता है। मखविष के वैसे काम कम ही दिखते हैं। कंसे तांबुल्या नागम पृष्ठ मध्य पत्रम शैरीशम पिप्पली छागदुग्धैः पत्रं कार्पासात् सर्पिषा वापि लेपात् सूतेनोपेतं वृश्चिकाणां विषग्नम्। कांसे के पात्र में तांबूल के पत्तों के रस के साथ घोट सोंठ का चूर्ण तथा पारद भस्म मिलाकर लेप करने से वृश्चिक का विष नष्ट होता है। अथवा शिरीष के पत्ते के रस के साथ पारद भस्म को पीस कर लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। अथवा पीपर का चूर्ण तथा पारद भस्म को बकरी के दूध के साथ पीस कर लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। या कपास के पत्ते तथा पारद भस्म को एक साथ घोटकर कांस्य के पात्र में घृत के साथ मिलाकर लेप करने से बिच्छू का विष नष्ट होता है। इसमें चार है। कांसे तांबुल्या नागर या नागरम कृष्ण मध्य पत्रम शैरीशम पिप्पली छाद दुग्धैः पत्रम कार्पासात् सर्पिषा वापि लेपात् सूतेनोपेतम वृश्चिकानां विषग्नम। तो हमारे यहाँ कोकण में वृश्चिक तो है काफी कॉमन, और मैंने एक इमरजेंसी भी देखी है वहां पे। और कोकण का वृश्चिक जहरीला ज्यादा है, तो वो मार भी सकता है। बाकी जगह के देश के यहाँ जो वृश्चिक है वो मारक नहीं है, सिर्फ तीव्र पीड़ा रहती है, लेकिन ये मारक भी है। तो पहला जो है कांस्य तांबुल्या नागरम कृष्णमद्भिः। तो कांस्य पात्र में तांबुलिक के रस के साथ शोंठ, ये आसान है वैसे। पत्रम कार्पासात सर्पिषा वापि लेपत, ये भी आसान है। तो ये सिर्फ ये इसमें पारद बस कल जो बात हुई थी कि नाइट्रिक एसिड में पारद उबाल कर भस्म हो जाता है इस प्रकार से, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। भावित व्रणकाम्लकेन क्षणकाम्लेन वस्त्रमम्लेन मर्दयेत् तेन बाकुचि चक्राव कार्पासागस्ति पल्लवान् एकस्य लकुश्यामले स्वरसेन रसेन यः प्रक्षालितः प्रयात एवं विषदिग्ध व्रणशमम्। तो विषदिग्ध व्रण
चणकाम्ल के उससे वस्त्र को भिगोकर प्रतिदिन चणकाम्ल से 7 बार मिला ले। उसमें बाकुची, चक्रवड़, चक्राव, कार्पास तथा अगस्त्य के पत्तों को लपेटकर किसी अम्ल पदार्थ का साथ घोट कर तथा रस निकालकर और उसमें पारद भस्म मिलाकर विषदिग्ध शस्त्र से उत्पन्न व्रण का प्रक्षालन करे, अथवा केवल अजहड़ बड़हर के फल के अम्ल के साथ पारद को पीस कर व्रण का प्रक्षालन करे। लकुचस्य आम्ले रसेन रसेन वा प्रक्षालितः प्रयत्तेव विषदिग्ध व्रणशमम्। तो पुराने जमाने में तो ये बात होती थी कि शर जो है वो विषदिग्ध किया जाता था, और फिर शर शर से हानि नहीं होती थी, विष से ज्यादा हानि होती थी। तो अभी तो मालूम नहीं इसके बारे में। और चणकाम्ल जो है वो अभी के ठंडी के मौसम में जहाँ चणक लगाया जाता है, वहां सुबह जब दव गिरता है तो उसमें केवल एक कपड़े से उसको ढक लेते हैं रात में। सुबह है वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, तो उसमें से क्षण का अम्ल निकाल सकते हैं। वो निचोड़ कर क्षण का अम्ल मिल जाता है, काफी अम्ल रसात्मक होता है, काफी पाचन दीपन इस प्रकार का है, और खास करके प्रवाहिका के लिए अच्छा माना जाता है, और वो टिकता भी है। तो चणका अम्ल को इसी मौसम में कलेक्ट करे, ये बात हो सकती है। अभी मैं जब नांदेड़ गया था तो वहाँ खेत में ये चणका अम्ल चणक था, और जैसे ही हाथ घुमाया उसके ऊपर से तो वो हाथ थोड़ा सा गीला हो गया। चाट के देखा तो काफी अम्ल रसात्मक इस प्रकार का है। तो ये चणका अम्ल इस तरीके से आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। रसायनोक्त विधिना शुद्धो लब्ध बल पुनः प्रातः प्रातः कणापथ्या विश्व सैंधव चित्रकम पीत्वा सरक्ष संरक्षणायाग्नेः ईषदुष्णेन वारिणा भृङ्गामलकनिर्यासे भावितं व्योमकान्तयोः भस्माय सम्पुटे धान्ये स्थापितं मधुसर्पिषा खादेत् निशिकणापथ्या मासमेकं तथा पुनः। पूर्वोक्त प्रकार से रसायन विधि द्वारा विषय विकार को दूर हो जाने पर विषय शुद्धि हो जाने के लिए जाने से बल प्राप्त कर लेने पर प्रतिदिन प्रातः काल कणा, पिप्पली, हरे, सौंठ, सेंधा नमक तथा चित्रक संभाग इन सबों का चूर्ण को मंदोष्ण जल के साथ सेवन करने से जठराग्नि का संरक्षण होता है, अर्थात जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। इसके बाद अभ्रक भस्म तथा कांतलोह भस्म संभाग लेकर भृंगराज के रस के साथ घोट कर तथा आंवला के रस के साथ घोट कर तथा लोहे में संपुट में बंद कर धान के ढेर में रख दे। पुनः निकाल कर तथा मर्दन कर पीपर का चूर्ण, हरे का चूर्ण, घृत, शहद साथ मिलाकर सायंकाल 1 मास तक सेवन करे। ये आसान है वैसे। तो संरक्षणाय अनेरी क्या है, अग्नेरे, अग्ने है औषध ईषद उष्णेन वारिणा, ठीक है। पातना भस्मवा युक्तम अथ सूतस्य भस्मना नोर्णाल्प हिम्नैः षण्मासा शतावर्या रसेन च जीर्णा जीर्णाल्प हिम्नः षण्मासात् शतावर्या रसेन च। ऊर्ध्वाधर पातन संस्कार द्वारा शुद्ध पारद भस्म या सवर्ण के साथ जारित पारद भस्म
को अधिक मात्रा में शतावरी के स्वरस के साथ 6 मास तक सेवन कराइए। इस सभी प्रकार के रोग नष्ट करके शरीर पुष्ट हो जाता है। फलश्रुति तो इसमें लिखी नहीं है। पापना भस्म ना सुनाग भस्म नहीं थी क्वचित पाठा हूँ। त्रिफला मधुद्रभ्याम खदिरासन भाविता सूत हेम रसोपेता भक्षयेत जनाम। तो त्रिफला खैर के क्वात तथा आसन वृक्ष के क्वात के साथ भावित त्रिफला खदरासन भाविताम स्वर्ण भस्म पारद भस्म को संभाग लेकर खरल में अच्छी तरह घोट कर रख ले। इस रस को प्रतिदिन सेवन करने से जराजन्य उपद्रव नष्ट हो जाता है। यह काफी आसान है। तो स्वर्ण भस्म पारद भस्म और खदिरासन भावित त्रिफला। मंगेश हो क्या? गंधकेन हतं सूतं कांतं गांधीर धात्री रथेन च त्रिफला सहितं खादे जीवेदा चंद्र तारकम हुआ है। ओके, तो ये बना सकेंगे। सिर्फ ये पारद भस्म जैसे मनोज ने कहा उस प्रकार से अगर बना सकते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ठीक है, नहीं तो पारद के भस्म के यहाँ रस सिंदूर लेके स्वर्ण भस्म रस सिंदूर और ये त्रिफलासन भावित खदेरासन भावित त्रिफला, तो ये अच्छा रहेगा। गंधक चारित पारद तथा कांतलव भस्म को एक रत्ती की मात्रा में आंवला के रस के साथ सेवन करने से चंद्र तथा तारों के रहने तक जीवित होता है, अर्थात मनुष्य चिरंजीवी होता है। गंधकेन हतं सुतं कांतं गांधी धात्री रसेन च त्रिफला सहितं खादे जीवेत आचंद्र तारकम। तो ये भी आसान है बनाने में, दिक्कत वाला नहीं है। रसौषधीनां रसभावितानां पितायते क्षीर मधु दकाच्यैः। चित्रकं त्रिफला भृंगो हरिद्रांजन पत्रिका रसस्त्रिमधुरं चा मधुरश्चापि जरा वैरूप्य नाशनः। बनूया ओके। चित्रक त्रिफला जावित्री इन सबों के चूर्ण तथा पारद भस्म एक भाग इन सबों को एकत्र घोटकर रख ले। यह प्रतिदिन 1 माशा की मात्रा में तिकटू घृत शहद तथा गुड़ के साथ सेवन करने से जरा द्वारा कुरूपता को नष्ट करता है। हरिद्रांजन पत्रिका या भृंग का भाषांतर नहीं है क्या? चित्रक त्रिफला भृंगराज हरिद्रा अंजन पत्रिका रसस्त्री मधुरश्चापी। थोड़ा अजीब किया है भाषांतर। अंजन रसांजनम पत्रिका जाति कोश, तो जाति पत्री जायपत्री त्रिमधुर घृत मधुगुण चित्रकादि रसांतम सर्वम त्रिमधुरेण अवलेयम।
अच्छा, ये भी आसान है तो सर वैसे। रसौषधीनां रसभावितानां पितायुक्तैः क्षीरमधुतकाज्यैः। रसायन गुण करने वाली औषधियों के चूर्ण को जीवनीय अष्टवर्गादी औषधियों के रस के रस से भावित कर तथा पारद भस्म मिलाकर चीनी मिश्रित दूध शहद तथा घृत के साथ सेवन करने से जरा को नष्ट करता है। तो रसोभावित का मतलब यहाँ जीवनीय इस प्रकार क्या है। ये भी स्पष्ट नहीं है। रसभावितानां विदार्या आमलकादीनां रसायनद्रव्यसमूहानां सर्पाक्षादीनां रसमारकद्रव्यसमूहानां वा रसेन भावितानां रसौषधीनां पारदयुक्त औषधीनां पिता इतरिति पदं क्षीरादिभिः प्रत्येकेन संयोजनं तेन पिताक्षीराभ्यां स्थितां मधुभ्यां पिता उदकाभ्यां चिताज्याभ्यां वा सह इत्यर्थः प्रयोगे तु शेषा जरा सन्ति इति परेण अन्वयः कल्पचतुष्टयमेतत्। जरां रसोहन्ति चकान्तपात्रे क्षीरश्रुतकाञ्चन पादपिष्ट्या। कांतलोह के कढ़ाई में दूध गर्म कर चतुर्थांश स्वर्ण भस्म से जारित पारद भस्म एक रत्ती की मात्रा में सेवन करने से जरा रोग नष्ट करता है। तो स्वर्ण भस्म चौथा ही भाग डाल के पारद में एकांत लोह के पात्र में दूध को गर्म करके उसको साथ लेना है। समजीर्ण जीर्ण हेम। अलग पाठा गया। क्षेत्रीकरणम् इत्युक्तं वज्रं भस्म समं रसं हंसपादे रसैर्गुष्टं विपच्येत् तत्कुटानने तुल्यमन्यं रसं तेन पूर्ववन् वर्धितं पचेत् यावत् शक्यं चतुर्थांश मानेन रसभस्मना अम्लपिष्टेन सौवर्णं पत्रम् आलिप्य मारयेत् ताशिका। काफी बड़ा पाठ है। चित्रीकरणम। राजिकार्धम राजिकार्धार्थमारभ्य यावन्माशं विवर्धितः चित्रकारक सिंधूत तीक्ष्ण संवर्षलैः सह सेवितः फलपर्यन्तः रसयं वज्रपञ्जरः शरण्यः परिभूतानां व्याधिवार्धक मृत्युभिः।
वज्र पंजर रस, वज्र भस्म, हीरा भस्म तथा पारद भस्म संभाग लेकर सेवन करने से शरीर में क्षेत्रीकरण रसवीर्य को सहन करने की रहने की शक्ति उत्पन्न होती है। हीरा का भस्म तथा शुद्ध पारद संभाग, इन दोनों को हंसपादी के स्वरस के साथ 7 बार मर्दन कर तथा गोला बनाकर एवं मूषा में बंधकर पुटपाक करें। पुनः पक्वरस को निकाल कर पूर्वोक्त हंसपादी के रस के साथ घोट कर गोला बनाकर तथा मूषा में बंधकर पुटपाक करें। इस प्रकार पारद का भस्म बनाकर 4 भाग ग्रहण करें तथा कंटकविद सुवर्ण पत्र को लेकर दोनों को 3 दिन तक किसी अम्ल पदार्थ कांजी के साथ घोटकर संपुट में बंधकर भूधर यंत्र में पकावे। इस प्रकार पुष्टपुट देने पर वज्र पंजर रस तैयार हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध रस, इस रस को राई के चौथाई प्रमाण में सेवन करें। दूसरे दिन आधे राई के बराबर, तीसरे दिन 3/4 या चौथे दिन बिन राई के बराबर पुनः 5वें दिन से प्रतिदिन 1 राई से बराबर मात्रा में सेवन करते हुए 1 मासा तक बढ़ाते हुए सेवन करें। इस प्रकार इस रस को चित्र, अदरक, सेंधा नमक तथा काला नमक ये के साथ मिश्रित करके शहद के साथ सेवन करें। इस अनुपान के साथ 1 पल भर 5 ग्राम तक मात्रा चूर्ण होने तक सेवन करने से मनुष्य को सभी रोग, वृद्धावस्था, अकाल मृत्यु से रक्षा हो जाती है। तो इसमें जो पारद भस्म की निर्माण विधि है वो ज्यादा अच्छी है। हंसपादे रसैर्घृष्टं विपचेत् तत्पुटानले तुल्यमन्यं रसं तेन पूर्ववन्मर्दितं पचेत् यावत् शक्यं चतुर्मांशमानेन रसभस्मना अम्लपिष्टेन संवर्णं पत्रम् अम्लेन मारयेत्। यहाँ तो ये बात अलग की है। हीरा का भस्म तथा शुद्ध पारद संभाग, इन दोनों को हंसपदी वगैरह वगैरह इस प्रकार से पुटपाक करे, पुनः पत्र। इस प्रकार पारद का भस्म बनाकर 4 भाग ग्रहण करे। तो ये विधि मालूम नहीं है कि इस प्रकार से पारद भस्म तैयार हो जाता है क्या सुवर्ण से मारण करके, हीरक हीरक से मारण करके। क्षेत्रीकरण, हाँ, हाँ, हाँ। क्षेत्रीकरण का मतलब जो क्षेत्र नहीं है उसको क्षेत्र बनाना, नहीं खेती योग्य बनाना, इस प्रकार से। तो शायद ये बात ऐसी है कि शरीर को उसके लिए तैयार करना रसायन प्रयोग के लिए, ऐसी बात होगी। और ये वज्रभस्म के साथ इस प्रकार से अगर होता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार से है। अभी मुझे एक लगता है कि अभी एक रसरत्न समुच्चय पूरा होने के लिए आया है, शायद अगले गुरुवार शुक्रवार तक तो पूरा हो जाएगा। तो इसमें से जो योग बनाने योग्य है, जिस चीज के लिए बनाने योग्य है, उनको एक बार आ, देख लेते हैं। मैंने टिक मार्क किया है किताब में। तो ये किताब और पीडीएफ, इसमें अंतर है कहीं कहीं इस प्रकार से, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उन्हीं पे टिक मार्क किया है। तो एक बार उसको समझ लेंगे कि ये बनाने योग्य है, इस रोग के लिए बनाने अच्छे है, इस प्रकार से। और फिर उसके बनाने के बारे में सोचेंगे, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा, तो ये प्रचलन में आ जाएंगे इस प्रकार से।
हेममाक्षिक कांताभर वज्रभस्म प्रवेशयेत् रसे महेम सहेम्नि सप्ताहं गुलिका रसमर्दितां तां पिष्टं यन्त्रयोगेन पचेत् पंचामृताभयः रसोऽयं मधुसर्पिभ्यां युक्तः पूर्वोदकः पूर्वाधिको गुणैः स्वर्ण भस्म स्वर्णमाक्षिक भस्म कांतलोह भस्म वज्र भस्म संभाग। इन सबों को लेकर शुद्ध पारद के साथ घोटकर 7 दिन तक मूली के रस के साथ घोटकर गोला बनाए और बुधर यंत्र में बंधकर पुट दे। यह वज्रामृत नामक रस है। इस रस की मधु तथा घी के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त वज्रांजर रस से भी अधिक गुणवान है। तो ये तो काफी आसान है। मैं पारद ही बताया है। ये पारद नहीं है, इसमें हेम माक्षिक कांताभ्र वज्रभस्म रसे सहेमनी। हाँ, सप्ताह मूलिका रसमर्दिता। तो पारद और सुवर्ण के साथ इन सभी को लेना है। तो सुवर्ण 2 जगह आया है। तो ये तो बना सकते हैं। तो थोड़ा इसका देखना पड़ेगा। घनसार चतुर्जात ककोल कटुकी फलम फलम तांबूल वल्लीनां रसस्या क्रमणम परम। संजीवनी बट्टी आई है यहाँ पे। घनसार चतुर्जात। फलम तांबूल वल्लीनां रसस्याक्रमणम परम। भुञ्जीतशालि गोधूमयवषष्टिकजाङ्गलम् उद्गयुषं गवाक्षरं मस्तु स्नायात् सुखाम्बसा रूपयौवन संपन्नाम अनुरूपाम प्रियाम भजेत। वाजीकरण योग है। सप्त सप्ताहातील एक दिवस आयुर्वेदेतर संहिता वाचण्यासाठी ठेवूया का? ज्योतिष वृक्षायुर्वेद एक्सेट्रा किमान अन्य शास्त्राची तोंड ओळख तरी राहील. तसेच योगसूत्र वाचन पण सकाळीच ऍडजस्ट करता आले तर बरे होईल. इच्छा असूनही दुपारी अटेंड करता येत नाही. मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में। अभी ये भी आयुर्वेद के काफी ग्रंथ बाकी है। तो उनको छोड़कर सेम हियर सर। यस, एग्री विथ हृदय सर। अभी मेरा तो मकसद है सभी ग्रंथ पढ़ना, और मूल रूप से तो आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ना इस प्रकार से। फिर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, अध्ययन कामसूत्र भी पढ़ना चाहता हूँ। ये अलग बात है इस प्रकार से। तो अवान्तर इस प्रकार का होगा थोड़ा सा। फिलहाल मैं अभी समझता हूँ कि भाव प्रकाश निघंटु को और उसके साथ द्रव्य गुण जो गौहड़ की किताब है संस्कृत में, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर इन सभी के बारे में थोड़ा सोचेंगे इस प्रकार से।
शुद्ध कपूर, चतुर्जात, कंकोल, शीतल चिनी, त्रिकटु, त्रिफला, संभाग इन सबों का चूर्ण एक पल, संभाग इन सबों के घोट में सबों को घोट कर प्रतिदिन पान के पत्ते के सुरस के साथ सेवन करने से शरीर से पारद भस्म का अच्छी तरह पाचन हो जाता है। इस रस के सेवन करते समय साठी धान के चावल का भात, गेहूं की रोटी, जौ के पानी या रोटी, जंगली मांस का रस, जांगल मांस है, मूंग की दाल या जल, गाय का दूध, दही तथा पानी ले सेवन करे और मंदोष्ण जल से स्नान करे। यदि संभोग की प्रबल इच्छा हो तो अपने मन के अनुकूल और रूप तथा सौंदर्य आदि गुण से युक्त अपनी स्त्री के साथ रमण करे। घनसार यानी कि कापूर है, चतुर जातक, अंकोल, कुटकी, कटुकी फलम, शीतल चिनी। ये रस के आक्रमण के लिए अच्छा है, ऐसा कहना है। हम्म, अजीब है। योग सूत्र इन मॉर्निंग सेशन, जैसे भाव प्रकाश। लेकिन योग सूत्र अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मराठी है। भूमिका। और यही काफी लंबी है, अभी 112 पृष्ठ तक आए हैं और समझने में भी काफी दिक्कत वाली है। तो अगर जो योग सूत्र जब पहले से शुरू होगा, पहले सूत्र से, तो शायद योग सूत्र सुबह कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और तब तक ये मराठी में अभी दोपहर में जिनको ज्वाइन करना है वो करो, फिर वहां से हिंदी में आगे बढ़ेंगे। और भाव प्रकाश को तो शुरू करेंगे, और गुणेश ये फड़के गोवा फड़के की किताब उसको भी शुरू करेंगे। अभ्यंगं कटु तैलेन कांची तैलम सुरांदधि, कालिंग कारवेल्लाम्ल लक्ष्मणासुरी मूलकम, विदलम बिल्व वार्ताकम, कुत्राकम काकमाचिकाम। के कोलटकर यांचं, हाँ उन्हीं का है। तो ये बहुत बढ़िया किताब है और अनुभूतिपूर्ण है, और उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। तो मैंने पहले विदाउट उपोद्घात, अवेलेबल इन पुणे, अपॉर्चुनिटी में मिलता है। लेकिन मराठी होने भी पर भी काफी मुश्किल है समझना, तो देखना पड़ेगा। संगमम मर्दनम रात्रौ जागरम स्वपनम दिवा, अत्यम्ल तिक्त लवणम सावधूष्णम शिशिरौषधम, शोकवातातप क्रोध चिंतांच परिवर्ते, साहसम रसलोहानाम मारकंच विशेषतः। हाँ, इसमें क्या परहेज करना है ये? सरसों के तेल का मर्दन, कांजी तेल का सेवन, मद्य, दही, तरबूज, कारला,
अम्ल पदार्थ लहसुन, राई, मूली, दाल, अम्ल, बेल का फल, बैंगन, छत्राक, मकोय, अंगमर्दन, रात्रि जागरण, दिन में शयन, अत्यम्ल, तिल एवं नमकीन पदार्थ, अधिक स्वादु पदार्थ, अधिक उष्ण पदार्थ, अधिक शीतल औषधियाँ, शीत, वात, धूप, क्रोध, चिंता, अति साहस तथा पारद भस्म तथा अष्टलोह के प्रभाव को कम करने वाले पदार्थ, ये सब निषेध है। तो ये एक कारण है कि जिसके जरिए रसशास्त्र की औषधियों पर पाबंदियां हो गई है। और ये अगर निर्बंध नहीं पार कर रहे हैं तो रसशास्त्र के औषधियों का सेवन व्यर्थ इस प्रकार का है या उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम वैसे ही रसशास्त्र के औषधियों का सेवन करेंगे तो शायद ये बात होगी, और उतनी मात्रा में करेंगे तो शायद ये बात होगी। अगर हम 6x करके या बहुत कम मात्रा में सेवन करते हैं तो शायद ये आपत्ति नहीं रहेगी। स्वामी विवेकानंद यांचे पण योगसूत्रावर पुस्तक आहे तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण आजच्या मानसिकतेला चालना देणारे आहे। लेकिन फिर भी ये मालूम नहीं है विवेकानंद जी ने जो स्पष्टीकरण किया है वो अद्वैत मत के अनुसार किया है या व्यास भाष्य के अनुसार द्वैत मतानुयायी इस प्रकार का किया है। तो उसकी पीडीएफ है मेरे पास। काफी बड़ी है। ये विवेचन जो है काफी बड़ा है, तो मैंने वो अंग्रेजी में है, वो कोशिश नहीं की थी उसको पढ़ने की इस प्रकार से। व्यास भाषा पढ़ने की कोशिश हुई लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, और फिर वो अगर द्वैत मत प्रतिपादक है तो कोलटकर के अनुसार नहीं पढ़ना है, बेटर ऑप्शन नहीं पढ़ना है इस प्रकार से। तो इसमें संदेह निर्माण नहीं होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल अंग है योग का। योग ये प्रैक्टिकल अंग है अद्वैत वेदांत का। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम खुद इसके बारे में प्रयास करें। और जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि मेरी संहिता जो है वो आयुर्योग संहिता रहेगी, तो हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। और इसलिए अभी 22 तारीख को आयुर्योग और पीसीओडी इसके आधार पर एक मराठी में संगोष्ठी होगी। अगर कोई व्यक्ति मराठी बिल्कुल जानने वाला नहीं हो तो शायद हिंदी या अंग्रेजी में करेंगे, नहीं तो मराठी में करेंगे। और मैंने जीएसपीसी वगैरह सब ग्रुप में डाल दिया है। एक्चुअली उसका एक निसार शेख ने ग्रुप बनाया है अलग, काफी लोगों ने उसमें भी ज्वाइन कर लिया है। तो उसमें वो पेमेंट की लिंक थोड़ी अच्छी तरीके से बना के सीधा पेमेंट कर सके इस प्रकार के करके आज भेज देंगे। तो सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें ज्वाइन हो जाए। मंगलवार तक ही रखी है अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो। तो 1-2 दिन में ज्वाइन हो जाए। और ये अनूठी संकल्पना है आयुर्वेद और योग दोनों को साथ लाने की इस प्रकार से। दूसरी कहीं जगह इसके बारे में बहस इस प्रकार की नहीं है। और हम पंचकोशों को भी इसमें जोड़ लेना चाहते हैं। तो आसन, प्राणायाम, यम, नियम ये सब तो होने ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन पंचकोश इसमें जोड़ देना चाहते हैं, उसके आधार पर एक क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं, और उसके आधार पर आयुर्योग की तरीके से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। केवल अभी हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं, तो आयुर्योग की पद्धति से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के, और एक प्रातिनिधिक स्तर पर पीसीओडी अभी लिया है। लेकिन
हमारा मंतव्य ये है कि सभी के बारे में, ये सभी रोगों के बारे में या स्वास्थ्य बनाने के हेतु इसका सेवन करेंगे। तो इसमें ज्वाइन हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाओ, ताकि जितने जो लोग जुड़ जाएंगे इसमें, हम मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हर रोज हर वैद्य को योग करना ही है। तो नैसर्गिक खाना खाना है या सेंद्रिय खाना खाना है, ये एक बात है। जीवन शैली जो है वो अच्छी रखनी है, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है, ये भी एक बात है। और फिर ये करेंगे तो इसके लिए समय निकाल पाएंगे, योग के लिए, व्यायाम के लिए, इस प्रकार से। तो हमारा स्वास्थ्य खुद का बना रहे अच्छा, ये एक अहम मुद्दा। हमारे परिवार का, हमारे मित्रों का या रिश्तेदारों का, और फिर मरीजों का, इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो हम दूसरों को कह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे तो दुसरे भी नहीं करेंगे। मिक्स प्रॅक्टिस करणाऱ्यासाठी पण प्रवेश आहे का? येस, प्रवेश सभी के लिए है। अभी तो मैं चाहता हूँ कि ये मिक्स प्रैक्टिस करने वाले या केवल एलोपैथी करने वाले ये भी लोग हमसे जुड़ जाए। तो बीएमएस जो भी है उन सभी के लिए, वास्तव में ये सिर्फ बीएमएस के लिए भी नहीं है, होम्योपैथी के है, एलोपैथी के है, वो भी आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो प्रातिपदिक कोश का कार्य बनेगा ये सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए है, केवल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है। क्योंकि ये बहुत सीमित संख्या हो जाती है। तो बेटर ऑप्शन कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जो भी आना चाहते हैं वो जरूर आए। और कम से कम लाइफस्टाइल सुधारनी है, ये तो बात सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका रहेगा। दूसरी बात ऐसी हुई है कि जयंत देवपुजारी सर ने एक नया प्रबंध किया है, नई संहिता के लिए एक कमीशन बनाया है। नई संहिता निर्माण में, विशेषतः निघंटु निर्माण करने में और नई संहिता निर्माण करने में, उनको तो मालूम था कि मैं इसमें जुड़ा हूँ इस प्रकार से। तो इस सोमवार को दिल्ली में बैठक है। इसमें मैं हूँ, गंगाधरन जी गंगाधरन फ्रॉम बेंगलोर है, राम मनोहर है, और दो तीन लोग हैं। तो मैं रविवार शाम को निकल रहा हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए। और सोमवार रात को वापस आऊंगा। तो सोमवार का तो इलेक्शन नहीं होगा। और रात कितने बज जाते हैं, शायद मैं 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाऊंगा। 7 बजे की फ्लाइट है, 9:15 बजे तक पहुंचती है पुणे में, वो घर पहुंचने में 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर इस प्रकार का कुछ सोचा गया है, ये भी अच्छी बात है। अब मालूम नहीं लोगों के क्या विचार है, योग आयुर्वेद साठी ऑनलाइन सोय आहे का? अभी तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ नेटवर्किंग अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो नहीं कर पाएंगे। बेहतर है, आ सकते हो तो आ जाओ फिजिकली, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तुम कहाँ पे रहती हो? तो कहने का तात्पर्य था ये है कि इस चीज को लेकर आगे बढ़ना है। तो मैंने तो ठान लिया है कि मैं नई संहिता लिखूंगा। मैं निघंटु के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन उसके बजाय कोई चारा भी नहीं है इस प्रकार से। कि जो नए नए आहार द्रव्य प्रचलन में आए हैं उसके निघंटु के बारे में सोचना पड़ेगा। ये अभी थोड़ी राय देखते हैं लोगों की क्या राय है इस प्रकार में। पारस का सेवन सभी रस औषधि में करते हैं, लेकिन ये जितने अपथ्य बताए इतना इनका पालन नहीं होता, ऐसे में क्या करें? वही तो मैंने कहा कि
बहुत कम मात्रा में सेवन करते हैं या 6x करके सेवन करते हैं, तो शायद उम्मीद है, मैं भी बहुत सालों से ये करता आ रहा हूँ। फणसळकर, उनके गुरु गुणेश शास्त्री, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेवाड़ीकर, ये सभी इस प्रकार से प्रयोग करते आ रहे हैं। वो तो बड़ी मात्रा में देते थे, फिर भी इसके बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है कि ये टालने हैं, ये लेने नहीं है, इस प्रकार से। तो शायद किसी एक ही द्रव्य का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करेंगे तो ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी हम जो करते हैं वो केवल अर्थशास्त्र का प्रयोग नहीं करते, उसके साथ वनस्पति औषधियां भी होती है। ये तो हम कॉम्बिनेशन काफी कर देते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। ये सूत्रकर भी डाल दिया, प्रवाल भी डाल दिया उसमें, त्रिफला या धात्री वगैरह ये भी डाल दिया, शतावरी भी डाल दिया, इस प्रकार से होता है। तो शायद इन सभी के प्रयोग के कारण उसकी मात्रा कम रहती है। इनका कहना ऐसा था, फणसळकर जी का, कि एक ही रसशास्त्र के औषध का प्रयोग करना है, बाकी सब वनस्पति जो चूर्ण प्रयोग करने हैं। और वो दिन में एक बार ही देते थे प्रायः। अभी मैं थोड़ा वेणुमाधव शास्त्री जोशी, कोलटकर सर के प्रभाव में विभिन्न औषधियों के काल में प्रयोग में लाता हूँ। शुद्ध द्रव्य सेवन से जो हानियां लिखी है वो भी देखने में नहीं आती है, नहीं आती है। इसीलिए अगले श्लोक में सेवया परिहार्याणां रसस्याचरणा भवेत्, शूलो नाभितले जाड्यं निद्रालस्यं ज्वरस्तमः अंगमर्दो रुचिर्दहा पिबेत् दिनत्रयम्, सौवर्चलं स गोमूत्रं कर्कोटी मूलवारिणा, मातुलुंगस्य वाम्लेन मणिमंथम सनागरम। तो ये भी नहीं दिखाई देते हैं। ये भी बात सही है। अब दूसरी भी चीज ऐसी है कि अगर ये भस्म अच्छे नहीं बने हैं तो भी दिक्कत वाली बात है, उसके भी दुष्परिणाम बताए हैं। लेकिन वो भी, it is for the single parad seven we use kalpas of the parad। नहीं, अगर पारद के ही कल्प केवल एक ही कल्प प्रयोग में लाते हैं और बड़ी मात्रा में लाते हैं, तो शायद इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये लक्षण नहीं निर्माण हो रहे हैं तो भी हम थोड़ा समझ सकते हैं कि सेफ है इस प्रकार से। लेकिन इसके जरिए और एक बहस होती है। अगर भस्म अच्छे नहीं बने हैं, खास करके नाग भस्म अच्छा नहीं बना है, और उसके अशुद्धियों के कारण टॉक्सिसिटी निर्माण होती है इस प्रकार से, तो उसको कैसे डील करें। फिलहाल अगर उससे लक्षण उत्पन्न होते हैं तो मुश्किल वाली बात होती है। लेकिन बहुत सारे मरीज में लक्षण नहीं दिखाई देते, सिर्फ लेड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है औषधियों में इस प्रकार से। और फिर तो अभी लोग बैठे बैठे ही है आयुर्वेद को कोसने के लिए। तो उनको एक बार ये हाथ में लग जाता है कि ज्यादा मात्रा है लेड की इस प्रकार से, तो फिर वो आयुर्वेद को गालियां देने में प्रवृत्त हो जाते हैं। और फिर हेवी मेटल्स का प्रयोग होता है, लोगों को मारते हैं, किडनी खराब कर देते हैं, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का प्रचलन होता रहता है। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचना है, रसशास्त्र की औषधियों के बारे में जब हमें करना है काम, तो ये सभी बातें भी ध्यान में रखनी होगी। और इसलिए मैं सिक्स एक्स के ऊपर उतर आया कि जहाँ मेडिसिन में कुछ भी मिलेगा नहीं इस प्रकार से, और फिर भी काम होता रहेगा। लेकिन मूल रूप से अगर देखना है तो ये फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड्स, ये फर्क स्पष्ट होना बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए, और खास करके आज के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। और दूसरे तरीके से भी ये
लेड वगैरह आ जाता है, जिसका आयुर्वेद दवाइयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे सिर्फ शंखपुष्प में लेड पाया गया था उस प्रकार से, तो ये फ्री रेडिकल्स के रूप में है। और स्वर्ण भूपति, गर्भपाल रस वगैरह इस प्रकार की औषधियों में जो नाग अच्छा नहीं है, अगर ठीक तरीके से भस्म नहीं बना है और उसका प्रयोग किया, तो उसमें अशुद्धियां आ सकती है। और फिर इसके जरिए दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमें सजग रहना है कि हम जो दवाइयाँ प्रयोग करेंगे वो अच्छी तरीके से बनी हो, निर्विष इस प्रकार की हो, और फिर भी ये कंपाउंड्स में ये ना पाया जाएगा तो भी ये लोग उसके बारे में शोर मचाएंगे। तो ये स्पष्ट करना है कि फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड्स इसमें अंतर है इस प्रकार से। और निरुद्ध हो गया है भस्म, ये अच्छी तरीके से जानकर ही उसके बारे में बहस करनी है, तो ये उसका प्रयोग करना है, तो नहीं करना है इस प्रकार से। तो ये काफी बड़ा विषय है। सेवा सेवया परिहार्याणाम रसस्याचरणा भवेत् शूलो नाभितले जाड्यम निद्रा लस्यम ज्वरस्तमा अंगमंगो रुचिर्दाहः पिबेत् तत्र दिनत्रयं संवर्चलं स गोमूत्रं कर्कोटी मूलवारिणा मातुलुङ्गस्य वामलेन माणिमन्थं स नागरम्। तो मणिमंथ का सेंधा नमक है, तो सूंठ और सेंधा नमक मातुलुंग रस के साथ 3 दिन तक सेवन करें, एंटीडोट के रूप में बताया गया। तो अगले गुरुवार को इसके बारे में बहस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहले भी मैं 1-2 बार बोल चुका हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इसके बारे में बहस ज्यादा होनी जरूरी है। ॲलोपॅथीची तर अनेक औषधे नॉन हिपॅटोटॉक्सिक नेफ्रोटॉक्सिक असतात, त्याविषयी काही चर्चा कुठेही होत नाही। ये तो सही है। तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ऐसा एक कहा जाता है। कि हम चुपचाप बैठे हैं तो ये हमारे ऊपर आरोप करते जाते रहेंगे। हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि एलोपैथी से भी विश्वास छूट जाए तो समाज के लिए वो घातक होगा। क्योंकि आयुर्वेद सभी लोगों तक पहुंचा नहीं है, और एलोपैथी में भी कुछ नहीं है, या एलोपैथी का दुष्परिणाम ज्यादा है इस प्रकार से। तो कोई चारा ही नहीं रहेगा लोगों के पास, क्या करें इस प्रकार की अवस्था में। वैसे देखा जाए तो केमोथेरेपी का सक्सेस रेट 2.1% इन यूएस एंड 2.3% इन ऑस्ट्रेलिया, इतना ही है। लेकिन ये बात अगर लोगों तक पहुंचती है तो प्लासिबो इफेक्ट केमोथेरेपी का मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और ये खतरनाक बात है। तो जब तक आयुर्वेद भली भांति ऊपर नहीं आता, प्रथम पसंदी का वैद्यक नहीं बन जाता, तब तक इसके बारे में चुप रहे, यही बेहतर ऑप्शन है। हमारी हमारे शास्त्र को सिद्ध करने के लिए अच्छे तरीके से पेशेंट्स ट्रीट करे, और जनमत बदलता जाए उसके आधार पर, ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। असे झाले तरच आयुर्वेदकडे पेशंट वळतील। ऐसा भी नहीं है, पेशेंट भी बेबस है। जब एलोपैथी में कुछ करने लायक नहीं रहा तो दूसरा चारा नहीं रहता। वैसे भारत में होम्योपैथी भी है, तो लोग होम्योपैथी की तरफ मुड़ सकते हैं या आयुर्वेद की तरफ मुड़ सकते हैं। और उसमें भी होम्योपैथी ज्यादा पसंद है क्योंकि लेने में आसान है, परहेज का पता नहीं है, तो लोग समझते हैं कि ये ठीक है, हम ये कर सकेंगे इस प्रकार से। तो हमें अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। और
हम भली भांति हमारा काम करते रहे तो भी ये होता रहेगा। You are thinking of society with modern medicine. People should also have this broad view about other practices. They are simply ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छी तरह के सोच समझ कर पॉलिसीज बननी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है इस प्रकार से। स्वस्थ होती है, सस्ती होती है, लेकिन अभी जो मॉडर्न होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं कैंसर वगैरह के लिए वो काफी महंगे हैं, वो सस्ते नहीं है। वैसे दवाइयाँ उनकी काफी सस्ती है, ये संदेह की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि का जो पैसा किया जाता है वो काफी ज्यादा है। वैसे आयुर्वेद भी सस्ता नहीं रहा अभी। जो बुजुर्ग प्रैक्टिशनर्स है या स्पेशलिटी प्रैक्टिशनर्स है, उनके दाम काफी बड़े हैं। मुझे भी मालूम है, मेरे भी दाम काफी बड़े हैं, लेकिन मुझसे भी 3-4 गुना ज्यादा देने वाले लोग हैं। तो उनके बारे में क्या सोचेंगे इस प्रकार से। तो ठीक है, ये बड़ा अजीब सवाल है, कैसे इससे निपटारा होगा। ठीक है, कल तो ये शायद महाकषाय का संग्रह और अध्याय पूरा हो जाएगा, और मंगलवार से लेकर आगे ये इंद्रिय स्थान का सिलसिला है वो चलता रहेगा। फिर अगले में हफ्ते में ये पूरा हो जाने के बाद सोचेंगे कैसे करेंगे इस प्रकार। तो अभी रुकते हैं। फिर से एक बार सभी को रिमाइंडर है कि जल्दी से जल्द ये रजिस्ट्रेशन करवा ले 22 तारीख के लिए, और जरूर ज्वाइन हो जाइए। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः